Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 2nd, continuation of 5th chapter, magnetism. Today we are going to discuss about very important topic, that is how will a single atom behave as a magnet, or you can say a single electron can also create a magnetic field. We are going to discuss about that one. So before starting this topic, यहाँ पे दो पॉइंट्स है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं. पहला है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विल गिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड सेकंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम. तो अब इस टाइम पे हम ना मोस्टली डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो सर्कुलर मोशन फील्ड में आप डिस्कस कर लो. तो अगर सर्कुलर मोशन आपने लिया है, ठीक है, सो यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए आप अगर ना यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द पार्टिकल एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन. तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो व्हाट हैपेंस टू करंट? करंट विल गो एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट. क्लियर? या इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रॉन, जैसा भी यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे, बट एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, because of some reason if electron is going clockwise direction, then current will go in anti-clockwise direction. Correct? This is the current and this is the electron, and this is the electron. Electron is particle, and current will give you direction of magnetic field and magnetic dipole moment, and electron will give you direction of angular momentum. So notation for angular momentum is capital L. So अगर हमको ये समझना है तो what are we supposed to do? देखो हमारे पास तो वैसे दो मेथड है, बट उसमें से एक मेथड मैं बता रहा हूं. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विद दैट वन कि अगर ना आप किसी का भी मोशन ले लो सर्कुलर पाथ में, वेदर यू टेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू टेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा. कंडीशन बहुत सिंपल सा है कि अगर ना मोशन ऑफ पार्टिकल और करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जिसका डायरेक्शन वो देने वाले हैं वो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज. As you can see, anti-clockwise in the sense ऐसे आप इमेजिन करो, ऐसे रखा अपने हैंड को, then it's 3 o'clock, then 2 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock, फिर 11, 10, 9 ऐसे. तो it is up. Clear? So अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन will go like this, है ना, मैं इसको ब्लू मार्कर सेलेक्ट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन will go like this. तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? When you are concerned with एंटी क्लॉकवाइज का जो इफेक्ट होगा वो अप होगा, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्या है? इस केस में एंटी क्लॉकवाइज इज करंट. इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज इज करंट. करंट एंटी क्लॉकवाइज में, तो इस लूप की वजह से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा, वो दोनों कहां मिलेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में. इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पार्टिकल होगा तो एंगुलर मोमेंटम अप होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. दोनों के लिए यही कंडीशन आप अप्लाई कर लो, ठीक है. वैसे मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने राइट हैंड पाम रूल यूज किया था, बट आप नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, इससे भी आपको मिल जाएगा. सर्कुलर कॉइल के लिए ये मेथड बेटर है आई थिंक. सो और दूसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज. तो अगर मैं यहाँ पे देखो 3 o'clock, 3 o'clock के बाद 4, 5, 6, 7, इन दैट वे आई एम गोइंग 8, 9. तो ये क्या होगा? थंब की तरह इंडिकेटिंग डाउनवर्ड. तो जब आप क्लॉकवाइज आ रहे हो तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? डाउनवर्ड. तो यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज है? यहाँ पे क्लॉकवाइज है करंट. तो जब भी करंट क्लॉकवाइज आएगा तो करंट किसका डायरेक्शन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का. तो करंट इज गिविंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो बी एंड एम का डायरेक्शन हो गया यहाँ पे डाउनवर्ड. और इस केस में क्या होगा कि करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, वो तो हमने ले लिया. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो वो पार्टिकल होगा. तो पार्टिकल विल गिव यू द मोशन ऑफ पार्टिकल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो कैपिटल एल, ठीक है. एक और पॉइंट आपके नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं एल और एम का डायरेक्शन दे रहा हूं तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो किसी भी फ्रेम में आप ले लो, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है. ये क्लॉकवाइज मैंने समझने के हिसाब से ले लिया, बट दिस वन द एक्चुअल थिंग व्हिच वी हैव टू यूज. इज दैट क्लियर? सो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमारे मन में. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैं बता देता हूं. तो एंगुलर मोमेंटम होता है ये लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है. तो लीनियर मोमेंटम ये m हो गया और v होगा लीनियर मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगा, तो ये होगा एंगुलर मोमेंटम. अब अगर मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो, अब ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो m×2l था बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। तो इससे तो आपको मिलेगा नहीं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इज फॉर करंट, करेक्ट, एंड मीटर स्क्वायर इज फॉर एरिया। तो कई कहीं पे होता है ना मीना करके भी हमने याद किया था, और NIA या INA। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I×A और मीना करके भी आप याद कर सकते हो, जहां पे कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो आज हम डेरिवेशन के लिए ना M=IA वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब नंबर ऑफ टर्न सिर्फ एक ही होगा तो, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस डेरिवेशन। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। सो अब क्या है यहाँ पे ये बोल रहे हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तब क्या होगा। तो आपने जैसे हाइड्रोजन एटम का मॉडल आप अज्यूम कर सकते हो, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, करेक्ट। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये है उसका ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा। सो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया कि चलो ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। सो अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन इस डायरेक्शन में आपको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे ले लो E माइनस ले लो तो भी चलेगा, E लिखोगे तो भी चलेगा। तो जो भी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट करंट विल फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, क्लियर। अब अगर समझना है तो वो हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और जो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आप अभी रिप्रेजेंट कर दोगे तो ठीक है। तो हम क्या है डायरेक्टली डेरिवेशन पे फोकस करेंगे। सो ये जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उसकी वैल्यू को क्या ले लिया हमने, स्मॉल r ले लिया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज स्मॉल r। अब हमारा टास्क है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करना, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करो, ये एक्चुअल में इमेजिन करने के हिसाब से ना सर्कुलर कॉइल ऐसे है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अप एंड डाउन इस तरीके से, है ना। हो सकता है इसमें ऐसा फील नहीं होगा, है ना। तो ये इसको डॉटेड लाइन में बता दो तो बेहतर होगा। डॉटेड लाइन इन द सेंस आपको पता रहेगा कि मतलब ये इसके इनसाइड्स होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फिर इसका कर दिया, लाइन ड्रॉ कर लो। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हमको पता है कि सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट इज व्हाट, सो कैपिटल M इज इक्वल टू I×A, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टास्क है I के ऊपर फोकस करना है, A के ऊपर। तो हम देख लेते हैं I की वैल्यू क्या होगी। तो सिंस सो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट जो होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ये अभी कंडीशन क्या, अभी ये बोल रहे हैं फॉर वन रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन या फॉर वन रेवोल्यूशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये होगा तो क्या होगा, I इज इक्वल टू ये एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड फॉर वन टाइम पीरियड वी आर स्टडी, क्लियर। आप यहां पे राइट में लिख लो कि टाइम का क्या फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। सो अगर मैं उस फॉर्मेट के हिसाब से जाऊं तो इफ यू आर टेकिंग टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैपिटल T हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर वन दिस रेवोल्यूशन, सो वन रेवोल्यूशन के लिए क्या होगा, 2πr डिस्टेंस इट विल ट्रैवल विद व्हाट स्पीड, v स्पीड, क्लियर। सो अगर वो वैल्यूज को हम यहां पुट करें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ये E हो गया अपॉन T के हमने क्या लिखा 2πr अपॉन v पुट कर दिया, तो I इज इक्वल टू, थोड़ा और आगे डिटेल में करें तो v की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो EV अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2πr हो गया, क्लियर। सो अब हमने जो कंडीशन है ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सो करंट का Q अपॉन T फॉर्मूला, करंट का E अपॉन कैपिटल T फॉर्मूला होगा, करंट का ये भी फॉर्मूला होगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये चीज हमें यूज होगी। तो हमको ना I की वैल्यू मिल गई, बट वी डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर A राइट नाउ। तो हम क्या करेंगे, अभी ये क्या है ना, कैसा पाथ परफॉर्म कर रहा है, तो इट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, है ना। विच काइंड ऑफ पाथ इट इज कवरिंग, तो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है एंड अलाउंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड इट्स कवरिंग एरिया इन फॉर्म ऑफ सर्कल। सो आप बता सकते हो सिंस, सो अभी ये जो एरिया होगा, सो A का वैल्यू क्या होगा, πr², ठीक है। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, सिंपल सा टास्क है, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट second equation and third equation in equation number 1 and what do we get finally,
तो फाइनली देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो आई की कैपिटल एम की वैल्यू है, कैपिटल एम इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या मिला हमको, EV/2πr मिला, करेक्ट, इनटू व्हाट्स द वैल्यू फॉर ए का वैल्यू हमको मिला πr²। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं। सो दिस पाई विल कैंसिल विद दिस पाई, आर विल कैंसिल विद दिस आर। सो फाइनली कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम इज EV/2। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक नया फॉर्मूला आ गया। तो एक तो हमारे पास ये ऑलरेडी था स्मॉल m इंटू 2l, फिर I इंटू a, और एक और फॉर्मूला ऐड होगा, दैट इज व्हाट EV/2, where E is the charge of electron, V is the velocity with which electron is revolving, and R is the radius of that orbit. Clear? बट अभी प्रॉब्लम कैसा है कि जब हम ना क्वेश्चन ये कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो अभी हमने यहाँ पे ना एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी किया है। तो हमको क्या करना है, इनको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो व्हाट इज मिसिंग, एंगुलर मोमेंटम के लिए ना, जैसे मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम के लिए व्हाट वी नीड, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है, बट ना मास नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूमरेटर, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया ना इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो कहीं कहीं पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नोटेशन हम म्यू के टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा, वैसे भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, कहां पे, ऑन राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय दिस स्मॉल एम। तो अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम की वैल्यू कैपिटल एम है, ठीक है, ये स्मॉल एम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ई हो गया, वी हो गया, एंड दिस इज व्हाट आर अपॉन व्हाट वी आर गेटिंग 2 into m, clear, where m is what is the small m, small m is the mass of electron, small m यहां पे mass of electron हो जाएगा। Okay, now we'll go ahead. So as far we are understanding mass into velocity into radius, mvr किसको रिप्रेजेंट करता है, mvr रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को। तो ये आपको मिल गया mvr मिल गया, करेक्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर कैपिटल एम, कैपिटल एम की वैल्यू हो गई E होगा अपॉन 2m होगा यहाँ पे, करेक्ट ना, इनटू कैपिटल एम। तो ये किसके टर्म है, सो ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हमने जो यहाँ पे लिया ना, ये वेक्टर लेने का क्या जरूरत था, मतलब व्हाई आर वी फोकसिंग मोर ऑन दिस डायरेक्शन एंड ऑल। तो डायरेक्शन का जो यूज है अब आएगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल था इसका कि कैपिटल एम और ये E/2m एंड ये आपने लिया है एरिया। द मोमेंट यू आर गोइंग टू पुट वेक्टर साइन, जैसा आप वेक्टर साइन ले रहे हो तो ये वैल्यूज इक्वल है, बट क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो ये माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्या कहना है, इसी इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से अरेंज करते हैं। तो ये अगर इसको लेना है तो इक्वेशन नंबर 5 ले लो आप इसको, ठीक है, क्योंकि क्या होगा फिर मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस स्पेस। सो आप देख सकते हो ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक तो हमें मिला EVR/2 मिला, दूसरा आप यहां पर देख सकते हो E/2m into l। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता है तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता लगा सकते हो, अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन आम टेकिंग। बट अगर समझो दूसरा चार्ज पार्टिकल, तो वो चार्ज पार्टिकल को उसका मास और उसका एंगुलर मोमेंटम उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 व्हाट डू वी गेट, सो फ्रॉम 5 हमें ना रेशियो मिलता है किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो मिलता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, E/2m हो गया, करेक्ट। एंड व्हाट डू वी कॉल टू दिस रेशियो, सो द रेशियो ऑफ m to l, रेशियो ऑफ m मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इज दैट क्लियर, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो हो गया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, अब ये क्या कह रहे हैं ना कि इसमें आपको जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू मिली है तो ठीक है। अब अगर मैं उस इक्वेशन में जा रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैंने ली है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सिंस आपको वैल्यू मिला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कैपिटल M इज इक्वल टू E/2m into कैपिटल L। अब इन्होंने क्या किया था, बोहर्स पोस्टुलेट के हिसाब से, बोहर्स पोस्टुलेट
या बोर्स क्वांटाइजेशन के हिसाब से, क्या है बोर्स क्वांटाइजेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन, बोर्स क्वांटाइजेशन के हिसाब से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम, जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के इक्वल होता है, वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अभी ये बात ना आपके लिए अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ये आपको मिलेगा एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर चैप्टर में, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा इसको 11th स्टैंडर्ड में। तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम है इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के इक्वल होगा। तो बोलने का मतलब कि x की वैल्यू को हम रिप्लेस करके nh/2π रख सकते हैं। तो कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये E/2m हो गया, एंड दिस व्हाट nh/2π, क्लियर। इसमें से हम क्या करते हैं ना, ये जो n है, n इज द क्वांटम नंबर, मतलब कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने क्या कहा, उस वैल्यू को बाहर ले लिया, बाकी वैल्यूज को अंदर ले लिया हमने। तो E/, ये 2 into 2 क्या हो जाएगा, 2 into 2 4 pi m। So what is this capital M? Capital M is a magnetic dipole moment। लेकिन ये ना किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, इसके लिए। तो दैट्स व्हाई कैपिटल M is called the orbital magnetic moment, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया कब, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ये कंडीशन होगा, ठीक है। अब ये ना इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करें कि मान लो कि अगर ये वैल्यू ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इफ इट इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, अगर ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा था तो क्या होगा, इफ इट इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसके लिए भी ना कुछ कंडीशन मिलेगा। तो n की वैल्यू, सो आप बताओगे इफ n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो गया EH/4πm, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द बोर मैग्नेटॉन। अब ये बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन इज अ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फर्स्ट ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ये तभी एप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। अब आप समझ लो कि अगर आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पता है तो क्या कर सकते हो आपको अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, फिर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, आप उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा आपका ऑर्बिटल की वजह से। तो अभी होता ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा हमें। So when electron revolves about its own axis, when electron revolves about its own axis, about its own axis, अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है स्पिन की वजह से ना, स्पिन की वजह से, तो स्पिन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसको आप ms ले लो, m सब्सक्रिप्ट s ले लो, ठीक है। और यहां पे होगा ये माइनस होगा, E बाय क्या होगा, ये m होगा, और यहां पे s वेक्टर माइनस साइन तब होगा जब वेक्टोरियल फॉर्म में लोगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड, ठीक है। सो अब क्या हो गया, अब आपको लेना है टोटल। तो अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द m, द सब्सक्रिप्ट s, ये हो गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर। देखो हम ना मोस्टली ना ऑर्बिटल ही डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे स्पिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक बार हमें आइडिया मिल जाएगा तो बेटर है। तो अभी बताओगे सिंस क्या होगा कि जो टोटल मैग्नेट या रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक का ये मोमेंट है उसको क्या करोगे आप, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को आप ऐड करके देख लो। तो ये mr वेक्टर, ये m वेक्टर एंड ms वेक्टर, तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा वो क्या हो गया, m वेक्टर, मतलब ऑर्बिटल की वजह से क्या मिला था हमको, अगर आपको याद होगा पीछे देखो, इक्वेशन नंबर 6 देख लेना आप जरा। तो इक्वेशन नंबर 6 में क्या मिला था आपको, -E/2m l वेक्टर, देन ये अभी जो ms का वैल्यू आ गया -E/m इंटू व्हाट s वेक्टर, ठीक है। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये mr वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू, यहां से देखो ना मैंने माइनस e को कॉमन ले लिया, मान लो आप ना 2m को भी कॉमन लेना चाहते हो, तो 2m को कॉमन लेके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर पार्ट विल रिमेन देयर एंड व्हाट विल हैपन, इट्स l वेक्टर प्लस 2s वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस,
एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होगा तब आपको इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है ना। तो ये आपको मिल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंगल एटम को भी आप कंसिडर कर लो ना, जैसे कि हमने इमेजिन किया कि अगर ये हाइड्रोजन के लिए होता तो सेम क्राइटेरिया होता। तो एक सिंगल हाइड्रोजन जो एलिमेंट है या एटम है वो ना मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अंडरस्टूड। तो वैसे बहुत सारे जब एलिमेंट्स ऐड होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वही हमको एज अ मटेरियल में मैग्नेटिज्म शो करता है। बट अब इस बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। मतलब उनके जो मैग्नेटिक जो एटॉमिक का मैग्नेटिक डाइपोल होगा, जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मतलब सिंगल एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, वैसे करके हर एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा उनके अलाइनमेंट के हिसाब से ही हम डिफाइन करते हैं कि कितने टाइप्स के मटेरियल हो गए। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक हो गया डायामैग्नेटिक, सेकंड हो गया पैरा एंड थर्ड हो गया फेरोमैग्नेटिक। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर हमको कभी परमानेंट मैग्नेट बनाना है या कोई चीज परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होती है कोई मटेरियल, वो मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक। जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे दैट टाइम वी नीड, क्योंकि मैं उस टाइम आपको मेंशन करूंगा फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। लेकिन एक और पार्ट होता है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो परमानेंट मैग्नेट भी अपनी मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज कर देगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। सो एज वी सॉ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज व्हाट, it's capital M, magnetic dipole moment upon angular momentum, and the value was E upon 2m. So these values are fixed. E is charge of electron, M is the mass of electron. When you simplify it is 8.8 into 10 raised to power 10. Unit क्या होगा, चार्ज का यूनिट, कूलम ना दिस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, so coulomb unit, and this is the mass, so it will be kg. It will come up so per kg, so coulomb per kg. When we are talking the Bohr magnetron, Bohr magnetron is what, magnetic dipole moment in the first orbit. So what is the criteria in that case? So when you are taking the Bohr magnetron, it's capital M, it's a magnetic dipole moment only. We are taking the first orbit, so first orbit में क्या होगा, EH upon 4 pi m. So when you put these values, we will get it as 9.27 into 10 raised to power minus 24 ampere meter square because it's magnetic dipole moment. So I have written it directly because we have to memorize these values. आप कैसे भी कैलकुलेट करो, कितनी बार भी कैलकुलेट करो, आपको वैल्यूज यही मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस है which will see कि करंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। करंट का फॉर्मूला था, एक तो है Q upon T, but when you are talking for one revolution for electron, so E upon capital T. अच्छा, 1 upon टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो उसको आप E upon F भी, E into F भी लिख सकते हो बिकॉज 1 upon टाइम पीरियड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज 1 upon टाइम पीरियड। तो 1 upon टाइम पीरियड को हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले लिया। Now when we will go ahead, this can be also written as EV upon 2 pi R. This is also formula for the current. We did in the derivation. Now next one, when you are talking the magnetic dipole moment, तो magnetic dipole moment के लिए अगर हम proceed करते हैं, so what is the condition for this one? इसको अगर आप डिस्कस करो तो एक तो हमें फॉर्मूला मिल गया, अगर नंबर ऑफ टर्न दिया है तो NiA हो गया, या अगर नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया है तो IA हो जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला जो हमने किया था वो था EVR upon 2, प्लीज डू चेक। और डेरिवेशन का मैंने मेंशन किया था, दिस इज आल्सो एडिशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या, एक सर्कुलर मोशन का एक पॉसिबिलिटीज ऐसे केस में ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो जब ये करंट लूप सर्कुलर फॉर्म में होगा तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, ये 2R होगा। इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो ये क्या होगा, करंट विल बी इन अ सर्कुलर लूप। तो उस टाइप में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप और एट न्यूक्लियस विल बी व्हाट, दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। अब क्या करना है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं इन कंडीशन पे बेस्ड, कोई वेरिएशन होगा तो विल सी। सो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ प्लैनर लूप ऑफ इरेगुलर शेप। A planar loop of irregular shape encloses a area of, irregular shape मतलब ना कोई भी ऐसा शेप हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एरिया का वैल्यू इन्होंने मेंशन किया है, हाउ मच एरिया इज गोइंग टू एनक्लोज 7.5 into 10 to the power minus 4 meter square area is enclosing and the carries a current of 12 ampere, और ये जो करंट कैरी कर रहा है लूप वो कितना हो गया, 12 एम्पियर करंट कैरी करेगा, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, दी
since of flow of current appears to be clockwise, जो ये करंट है ना क्लॉकवाइज जा रहा है। अच्छा, क्लॉकवाइज करंट से हमें क्या फर्क पड़ जाता है? क्लॉकवाइज करंट से ना देखो आपको दो डायरेक्शन मिल सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा तो हम बता सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछा तो वो भी बता सकते हैं, है ना। तो क्लॉकवाइज का अगर आपको पता ना डाउनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज का अपवर्ड, है ना, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं? क्लॉकवाइज टू एन ऑब्जर्वर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एसोसिएटेड विद द करंट लूप। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या होगा ये कि अच्छा क्लॉकवाइज ना हो सकता है। अगर देखो ये सामने से होगा ना, सामने अगर ऐसे फ्रंट में होगा तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आप मेंशन करते हैं, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर सबका आंसर होगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। टुवर्ड्स अब कोई भी कंडीशन होगा, हो सकता है ये इधर की तरफ वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या अंदर की तरफ वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मान लो अगर ये क्लॉकवाइज होता है तो क्लॉकवाइज, अगर इस केस में मैं क्लॉकवाइज लेता हूं तो क्लॉकवाइज होता है, देखो ना ऐसा होगा, ऐसा होगा करंट, तो होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। ये पेपर के हिसाब से अगर लोगे बोर्ड के हिसाब से तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा इन्होंने क्वेश्चन में, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, कैपिटल M इज इक्वल टू I इनटू A, ठीक है। तो अब इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सिंपलीफाई कर दो, नो नीड टू वेस्ट टाइम। तो 7.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 12, ठीक है। तो अभी 12 5 कितना हो गया? 60 होगा। 12 7 जा 84 एंड 6 ले लोगे तो कितना होगा? 90, ठीक है। तो 90.0 इंटू 10⁻⁴, तो एक्चुअल होगा 9 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या इसका? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। मतलब अगर ऐसे ये कॉइल अगर ऐसे भी होता तो भी डाउनवर्ड होता, और ऐसे है तो डाउनवर्ड इन से इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सारे कंडीशन के लिए आंसर हो जाएगा, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 10 टर्न सर्कुलर कॉइल। सो करंट 5 एम्पियर है, फ्लोज थ्रू 10 टर्न कॉइल। 10 टर्न मतलब n का वैल्यू 10 हो गया, ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस की वैल्यू वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। रेडियस होता है कॉइल 7 सेंटीमीटर, अगर मीटर में करेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। फिर आगे क्या दिया है? कॉइल लाइज इन XY प्लेन। अगर कॉइल है XY प्लेन में लाइज करा तो मतलब ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब इन्होंने बताया है कोई ऐसा सर्कुलर कॉइल है, तो ये सर्कुलर कॉइल आपने यहां से ले लिया और ये z एक्सिस होगा, ये होगा x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस और ये होगा z एक्सिस। मान लो अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो क्लॉकवाइज इन द सेंस ऐसे का फ्लो हो रहा होगा, तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब ना XY z एक्सिस के हिसाब से वो उस साइड में होगा, नेगेटिव z एक्सिस। अगर ये क्लॉक होगा, है ना, क्लॉकवाइज के लिए जो होगा वो नेगेटिव z एक्सिस होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज इन द सेंस उल्टा होगा ना इसका, तो इट विल बी आउटसाइड, वो हो जाएगा प्लस z एक्सिस। तो ये बोल रहा है अगर उस प्लेन में लाई कर रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। तो आपको मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी है। तो अब उसके हिसाब से देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वी नीड टू फाइंड आउट। अभी देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो कैपिटल M क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सा क्राइटेरिया कैपिटल M, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी दिया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये क्या होगा? मीना वाला फॉर्मूला ना, मीना, ठीक है। सो ये NIA, तो N का वैल्यू कितना हो गया? 10 टर्न्स हो गया, करंट की वैल्यू 5 हो गई। अब ये एरिया का वैल्यू कैसे लिखोगे आप, है ना, तो ये यहाँ पे मैं यही लिख देता हूं, ये इसको अरेंज किया मैंने। तो एरिया की वैल्यू को क्या लिखा हमने? πr² लिख देते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू को मैं ना 22/7 रखता हूं। अगर मान लो ना 3.14 भी रख सकते हो, बट क्यों 22/7 रख रहा हूं? क्योंकि r का वैल्यू देखो 7 के टर्म में, तो 7 इंटू 10⁻², 7 इंटू 10⁻², तो एक 7 कैंसिल हो गया, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब अगर इसके साथ 10⁻⁴ हो गया, और अच्छा 10⁻⁴ 10 से मल्टीप्लाई होता है 10⁻³ हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये 5, ये 22 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, 5 2 10, 1 11 इंटू क्या होगा? 7, तो ये क्या होगा? 770 इंटू 10⁻⁻3। तो अब अगर उसको नॉर्मली अरेंज करना तो क्या होगा? ये जब -2 होगा तो ये 77 होगा, -1 होगा तो ये 7.7 होगा, जब ये लोगे नॉर्मली तो 0.7, ये होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? सो आप बता दोगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल एक्ट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल एक्ट अलोंग z एक्सिस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल एक्ट अलोंग z एक्सिस।
अब ये जेड एक्सिस का स्पेसिफिक डायरेक्शन आप नहीं बता सकते हो कि पॉजिटिव जेड है या नेगेटिव जेड है। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया ना कि क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। क्लॉकवाइज अगर जाता तो नेगेटिव जेड एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? An electron in an atom molecule around the nucleus in an orbit is radius in an orbit of radius 0.5 angstrom। तो रेडियस की वैल्यू कितना है? 0.5 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर हो गया ये। व्हाट नेक्स्ट? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कैपिटल एम की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। If the frequency of revolution of electron is, अच्छा frequency of revolution दिया है तो f का वैल्यू कितना दिया इन्होंने? 10 raised to power 10 मेगाहर्ट्ज। अच्छा मेगाहर्ट्ज है तो उसको अगर नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना तो मेगाहर्ट्ज को अगर आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा? 10 raised to 10 and 10 raised to power 6 ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या होगा? 10 raised to power 16 ये हर्ट्ज में आ जाएगा वैल्यू। क्लियर? अब जो अगला पॉइंट है वो उन्होंने क्या मेंशन किया है? अच्छा ये इतना ही पॉइंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना बहुत पुराने साल में आईआईटी में पूछा हुआ, सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से ले लेते हो तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होगा? आई इंटू ए हो गया। तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि ना रेडियस दिया हुआ है तो मतलब क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लो। फ्रीक्वेंसी के टर्म में करंट का फॉर्मूला क्या है? ई इंटू एफ बराबर। तो अब क्या ले लिया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड फ्रीक्वेंसी ले लिया हमने। ये किसकी वैल्यू है? ये करंट की वैल्यू है। करेक्ट। और एरिया का क्या है? पाई आर स्क्वायर है ना। पुट करके देख लेते हैं। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 10 टू पावर 16 हो गया। क्लियर? पाई की वैल्यू क्या हो गई? 3.14 हो गया। इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 इंटू 10। अच्छा चलो यहीं पे कर लेते तो बेहतर होगा। ये 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर कर लो। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 हो गया। इंटू 10 टू पावर माइनस 11 और 11 को कर दिया 10 टू पावर माइनस 22 हो गया ये। क्लियर? अब क्या करते हैं? यहां पे पॉइंट वगैरह कुछ आएगा नहीं, फिर देख लेते हैं। सो अब क्या वैल्यूज होंगे? सो ये 1.6 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे आपने 1.6 और 25 तो 40 इंटू 3.14 हो गया। अब इनको हम ये पावर को सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 टू पावर ये क्या माइनस 19 है, माइनस 22 है, प्लस क्या है 16 है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। अच्छा इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 19 एंड 22 मिला के कितना हो गया? 19 एंड 22 ये 1 हो गया 31, 9 to 11 एंड ये 41 हो गया। 41 माइनस 16 कितना हो जाएगा? ये हो गया 5 हो गया। करेक्ट? और ये 3 हो गया, ये 2 25 हो गया ये। तो लेट्स सी अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यूज मिलेगी? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। करेक्ट? तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होगा? 125.6 और ये होगा 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया? माइनस 25 हो गया। तो अब हम उसके हिसाब से देखें तो यहां पे अगर ये डेसिमल को यहां तक शिफ्ट करके लेके आएंगे तो क्या होगा? 1.256 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23। अच्छा यूनिट क्या होगा? यूनिट ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट इज फिक्स। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के साथ साथ में हमारा कॉन्सेप्ट काफी बेटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने? एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम। सो जो आर का वैल्यू कितना होगा? 0.51 एंगस्ट्रॉम है। तो बोलेगा मतलब क्या होगा? 0.51 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 ये मीटर हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या दिया इन्होंने? विद अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, क्या वेलोसिटी दिया है? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फिर क्या दिया इन्होंने? कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको भी क्या कैलकुलेट करना है उसके बारे में मेंशन कर रहा है। द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करना हमको, आई कैलकुलेट करना है। फिर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ जो सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, तो कैपिटल एम की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये भी सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लेट्स सी, तो पहला जब भी करंट कैलकुलेट करना है तो करंट कैलकुलेट के लिए बहुत सिंपल सा टास्क है। तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, अब आई का फॉर्मूला वी के टर्म है ना, वेलोसिटी।
वेलोसिटी के टर्म में आई का कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो ये लास्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है जो वेलोसिटी के टर्म में दिख रहा है मुझे, तो कर लेते कोशिश। सो ये हो गया ई वी अपॉन क्या होगा ये 2 पाई आर। अभी जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे जब मतलब ये पे सिंप्लीफाई करता फॉर्मूले के आगे। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁶ हो गया डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.51 इंटू 10⁻⁻10 है। तो कोशिश करते हैं इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए यहीं पे। सो ये क्या होगा आई इज इक्वल टू 16.2 क्या होगा 3.2 हो जाएगा, 16.2 इंटू 2 3.2 हो गया। अब एक हिसाब से देखा जाए तो 19 और 6 को अगर आप ट्रीट करो तो क्या होगा 10⁻⁻13 हो गया ना, ये डिवाइडेड बाय, अब ना कुछ यहां पे देख लेते हैं। तो 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू 2 और इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1.02 हो जाएगा, करेक्ट, 2 1 2 2 5 10, करेक्ट। अब अगर 1.02 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो 3.14 के साथ में तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 3.2028 मिलेगा, क्लियर। इनटू क्या होगा ये 10⁻⁻10 हो गया, फाइन। अब इशू क्या है इस केस में, ठीक है ये 13, हाँ ठीक है। तो अब जब भी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कैंसिलेशन करते हो ना यहाँ पे देखो 3.2 अप्रॉक्स है ना, इसको जनरली आप कैंसिलेशन कर दो, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या होगा, ये हो गया आपको 1 मिला ना, 1 मिलेगा अप्रॉक्स, ये 10⁻10 ऊपर जाएगा, ये 3 तो क्या होगा 10⁻⁻3 ये हो गया, तो ये क्या होगा 10⁻⁻3 एम्पियर करंट मिलेगा आपको, ठीक है। या मिली एम्पियर में लेना है तो आप इसको लिख सकते हो और 1 मिली एम्पियर ऑल्सो यू कैन राइट, इट्स अप टू यू। अब जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो सेकंड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का क्या है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा ये 2 पाई आर हो गया, क्लियर, 2 पाई आर हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर लूप ही परफॉर्म करेगा, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब आई करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया ना 10⁻⁻3 है, तो इट्स 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय, अब आगे बढ़ते हैं। सो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, सो ये 2 हो गया, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.51 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब 10⁻⁻10, क्लियर। तो डिनोमिनेटर का स्टोरी वही होगा, डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला, तो ये न्यूमरेटर में क्या मिला, ये 4 मिलेगा 3.14, क्लियर, इनटू ये 10⁻⁻10 हो गया, ठीक है। अच्छा ये डिनोमिनेटर में भी -10 है तो कोई इशू नहीं, ये कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये 1.02 हो गया, ये भी 10⁻⁻10, तो ये एक्चुअल में कैंसिलेशन हो जाएगा। फिर देखते हैं एक हिसाब से देखो तो ये कितना होगा 12 ना, ऐसे तो 4 4 16। प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख लो आपको कितना मिला था यहाँ पे, वो मिला था 12.56 मिला था आपको समथिंग, है ना, अपॉन 1.02, क्लियर। अब बोल रहे हैं इसको कैंसिलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये आपको आएगा 12.31 और ये का मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई आपको। अब ना जो लास्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होगा, थर्ड वन कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला दिख रहा है आपको EVR/2, तो ये EVR/2 से कैलकुलेट कर लो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10⁻6, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 0.51 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया, तो ये 2 कैंसिल कर लो आप, कोई इशू नहीं। तो 16 1 जा 16 हो गया, 16 5 जा 80 हो गया ना, तो 16 और 81 हो जाएगा ये, क्लियर। तो अब डेसिमल कितने पे लेना आपने को 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.816 हो जाएगा, 1.6 और 0.51 का मल्टीप्लीकेशन। अभी पार की वैल्यू देख लो, 10⁻, ये -13 होगा, ठीक है, 6 और 19 -13 और -10 के साथ में आएगा तो क्या होगा -23। तो अगर मैं इसको 8.16 लिखना चाहूं तो ये 10⁻24 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको क्या करना थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, फॉर्मुलेज आर क्लियर तो देन यू कैन सॉल्व, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आई होप
कि कोई डिफिकल्टी आपको नहीं हुई रहेगी। आप जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा फॉर्मूले का, उतना अच्छा आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।